मैं बेगम हजरत महल बोल रही हूं। मैं वही बेगम हजरत हूं जो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली महिला वीरांगनाओं में से एक थी और जिसने अंग्रेजों को खदेड़कर संपूर्ण अवध राज्य स्वतंत्र कराया था। मैं वही हूं जिसने सन 1857 की क्रांति में मुगल और हिंदुओं को साथ लेकर अंग्रेजों का बहिष्कार किया। मैं सभी धर्मों को समान रूप से देखती थी। मैंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों की हिंदू और मुगलों के बीच फूट डालो राज करो की नीति का विरोध किया था। मैं वही हूं जो 1857 की आजादी की पहली लड़ाई की अकेली नेता थी जिससे अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। भारत योद्धाओं की भूमि है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए पुरुषों से लेकर महिलाओं तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक मैं भी थी, बेगम हजरत महल, जिसने 1857 में हुई आजादी की पहली स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाकोचने चबाने पर मजबूर कर दिया था। मैं अवध के शासक वाजिद अली शाह की बेगम 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिलाओं में से थी। मेरा जन्म 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। बचपन से ही मुझे मोहम्मदी खातून कहकर पुकारते थे। परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि माता पिता पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण मुझे राजशाही घरानों में नृत्य करने पर मजबूर होना पड़ा। वहां मुझे शाही हरम के पूरे समूह में शामिल कर लिया गया। उस समय की बात है जब अवध में अकाल पड़ा था। उन दिनों अम्मान और ईमान फैजाबाद में थे। एक दिन वे एक घर के सामने से गुजर रहे थे, तभी घर के बाहर बैठी हुई एक सुंदर लड़की को देखकर उनके कदम ठिठक गए। वह लड़की बर्तन मांज रही थी। पास में ही उसके बूढ़े माँ बाप भी बैठे हुए थे। उस लड़की को देखकर अम्मान और ईमान की आंखें चमक उठी। ईमान बोला, क्या कहते हो अम्मान? भाई, यह लड़की तो नवाब साहब के हरम में होनी चाहिए। यह यहां पर इस धूल मिट्टी के बीच क्या कर रही है? हाँ ईमान भाई, तुम ठीक कहते हो। अम्मान ने भी उसका समर्थन किया। हम इस धूल के पुल को अवध के सिंहासन की शोभा बनाएंगे। जरूर, बस इसे थोड़ा तहजीब और सलीका सिखाना होगा, ईमान ने मशवरा दिया। अम्मान भी कहां चुप रहने वाला था। वह मुस्कुराकर बोला, यह तो हमारे बाएं हाथ का काम है। दोनों मन ही मन हंसते हुए उस लड़की के माँ बाप के पास पहुंचे। यहां से आपको एक बात और समझ जानी चाहिए कि उस जमाने में पर्दा प्रथा क्यों हुआ करती थी, क्योंकि इस तरह के लोग सुंदर लड़कियों को ढूंढते हुए हर बाजार हर गली में घूमते हुए देखे जा सकते थे। उन्होंने लड़की के माँ बाप को ढेर सारा धन दिया और उसे खरीद कर लिया है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं खुद मोहम्मदी खातून थी। उन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और महलों के तौर तरीके सिखाए। इसके बाद उन्होंने मुझे नवाब साहब की सेवा में पेश कर दिया। अपनी खूबसूरती और सलाहियत के बल पर मैंने नवाब साहब का दिल जीत लिया। नवाब वाजिद अली शाह ने अम्मान और ईमान को ढेर सारे इनामों इकराम से नवाजा और मुझे अपनी बेगम के रूप में स्वीकार किया। अब मैं मोहम्मदी खातून महक परी बन गई थी। महक परी की हर अदा निराली थी। देखते ही देखते नवाब साहब महक परी के मुरीद हो गए। उन्होंने मुझे इफ्तिखार उल निसा अर्थात स्त्री के गर्व के खिताब से सम्मानित किया। कुछ दिनों बाद मैंने एक चांद से पुत्र बिरजिस कद्र को जन्म दिया। अपने बेटे को देखकर नवाब साहब खुशी से फूले नहीं समाये और इस मौके पर उन्होंने मुझे सबसे बड़ा खिताब हजरत महल दिया। इसके बाद मैं बेगम हजरत महल नाम से जानी गई। काफी संघर्ष भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर जिंदगी में खुशहाली आई थी, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। अंग्रेजों की विलय नीति जारी थी। बड़े बड़े राज्य उनकी ताकत और कूटनीति के आगे नतमस्तक हुए जा रहे थे। ऐसे में अब अंग्रेजी हुकूमत ने 6 फरवरी 1856 को यह आदेश जारी किया कि अवध राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाया जा रहा है। तब पूरे राज्य में खलबली मच गई। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया और ताजदार अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया। ऐसे में मैंने तलाक लेने के बजाय शर्म का पर्दा उतार कर फेंका और जनता के बीच जा पहुंची। सैनिकों को ललकारते हुए कहा, साथियों, अवध हमारा राज्य है, हम अंग्रेजों को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। मेरी बातों ने लोगों को प्रभावित किया। अवध की जनता मेरे साथ होने लगे। नवाब के कारण जिस सेना का हौसला बुरी तरह से परास्त हो चुका था, मेरे नेतृत्व में वह हिमालय की तरह
बुलंद होने लगा था। और इस तरह देखते ही देखते एक विद्रोही सेना तैयार हो गई और अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी की जाने लगी। यहां पर क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी। मेरा साथ देने के लिए सैनिकों से लेकर किसान तक एकजुट हो गए। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो बेगम की औरत होने के कारण मेरे नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं में से एक थे अम्मान और ईमान। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांव की एक अनाम लड़की को नवाब साहब के महल की बेगम हजरत महल बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। परंतु अब वो इस औरत के ध्वज के नीचे लड़ना नहीं चाहते थे। वही हजरत महल आज विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रही थी। वही हजरत महल आज क्रांति में सबसे आगे बढ़कर भाग ले रही थी। अम्मान और ईमान की तरह सैकड़ों लोगों की नजरों में मैं आज भी गांव की एक अनाम लड़की ही थी। मुझे आशा थी कि जनता की भावना को देखते हुए अंग्रेज सरकार नवाब साहब को ज्यादा दिनों तक कैद में नहीं रख पाएगी। लेकिन जल्द ही मेरा भरम टूट गया। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया। उन्हें कलकत्ता में कैद कर दिया गया। यह देखकर मेरे विरोधियों के भी हौसले पस्त हो गए। अब उनके सामने मेरा समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। दिल्ली, मेरठ और कानपुर के बाद अब लखनऊ में भी 1857 की क्रांति की आग पहुंच चुकी थी। विद्रोह की पहली चिंगारी 30 मई 1857 को भड़की थी, जब शहर की मरियन छावनी के सैनिकों ने अफसरों के घरों में आग लगा दी थी और 3 ब्रिटिश सैनिकों का वध कर दिया था। लखनऊ के चीफ कमिश्नर सर हेनरी मोंटागोमरी लॉरेंस ने सभी ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को रेजिडेंसी में चले जाने का आदेश दे दिया था। 30 जून को लॉरेंस को पता चला कि करीब 5000 विद्रोही सैनिक शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉरेंस ने आनन फानन में सामना करने के लिए करीब 600 सैनिकों को जमा किया। दोनों सेनाओं के बीच लखनऊ से 6 मील बाहर चिन्हट में भिड़ंत हुई, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों की बुरी तरीके से हार हुई। अपनी हार होते देख लॉरेंस पीछे हट गया। उसने लखनऊ खाली कर दिया। इस प्रकार अवध की राजधानी लखनऊ पर फिर से हमारा अधिकार हो गया। लखनऊ फतह के बाद सर्वसम्मति से मुझे अवध का खेवनहार चुन लिया गया, लेकिन मैंने पदवी लेने से इनकार कर दिया। 3 दिन बाद ब्रिजिस कद्र को अवध की राजगद्दी पर बिठाया गया। उस समय मैं बच्चे ही थे, इसलिए राजकाज की पूरी जिम्मेदारी मैं संभाल रही थी। जुलाई 1857 तक सिपाही मंगल पांडे को ब्रिटिश अफसरों पर हमला करने के लिए बैरकपुर में फांसी दी जा चुकी थी। मेरठ, कानपुर और दिल्ली विद्रोह की आग में जल रहे थे और झांसी के जोखुन बाग में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही चिन्हट में अंग्रेजी सेना के हारने की खबर मिली, क्रांतिकारी सैनिक लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए। अगले 8 महीने यानी मार्च 1858 तक मैंने लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इस बीच 3 महीने तक 37 एकड़ में फैले रेजिडेंसी की घेराबंदी की गई, जिसके अंदर 3000 ब्रिटिश बच्चे, सैनिक, असैनिक, भारतीय सैनिक, उनके समर्थक और नौकर मौजूद थे। रेजिडेंसी के अंदर हालात इतने बदतर हो गए थे कि लॉरेंस सोचने लगे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिनों तक ही क्रांतिकारियों के सामने टिक पाएंगे। 3 महीने की घेराबंदी के दौरान 3000 से भी आधे अंग्रेज लोग या तो भागने में सफल हो गए या मारे गए। अंग्रेजों का मुकाबला करने के सारे फैसले मेरे द्वारा अवध दरबार में लिए जा रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने गवाही देते हुए कहा था, जब भी बेगम के दरवाजे पर दरबार लगता था, सरकार के सभी सदस्य और कमांडर उसमें भाग लिया करते थे। इस तरह की बैठक हफ्ते में 2 या 3 बार ताराकोठी में होती थी। दरबार बिजरिस कद्र के नाम पर इश्तेहार जारी करता था, जिसमें लोगों से अनुरोध किया जाता था कि वो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़े, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। इन इश्तेहारों में अंग्रेज शासन की भी कड़े शब्दों में निंदा की जाती थी। मैं लखनऊ की किलेबंदी करने की कोशिश कर रही थी ताकि अंग्रेजों की वापसी को जितना संभव हो सके मुश्किल बनाया जा सके। करीब 15,000 मजदूरों को लखनऊ का रक्षण मजबूत करने के लिए लगाया गया था। केसर बाग के चारों तरफ एक गहरी खाई खोदी गई थी ताकि वहां गोमती नदी के पानी को लाया जा सके। दिसंबर 1857 तक हवा का रुख पूरी तरह से बदलने लगा था। अवध की रियासत अपने हाथ से गंवाने के बाद अंग्रेज चैन से कहां बैठने वाले थे। उन्होंने अपनी शक्ति संगठित की और पुनः फरवरी 1858 में हमला कर दिया। वाराणसी में कर्नल जेम्स नील ने क्रांतिकारियों में शामिल लोगों को आम के पेड़ पर फांसी लटकाकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। इलाहाबाद शहर में आग लगा दी गई थी और लोगों को तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ाया जा रहा था। क्रांतिकारी सैनिकों ने 9 बार आलमबाग महल पर हमला किया, लेकिन वो
अंग्रेजों को वहां से हटा पाने या कानपुर से उनकी सप्लाई लाइन काटने में नाकामयाब रहे। अपनी सेना की हार होते देख मैंने चालाकी से काम लिया। मैं कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ वहां से निकली और बहराइच जिले में स्थित बूंदी के किले में शरण ली। वहां पर अपनी सेना को पुनः संगठित किया। अंग्रेज कमांडर को मेरी लोकप्रियता का हाल मालूम था। उसने सोचा कि जब तक बेगम पकड़ी नहीं जाती, रह रहकर यहां से विद्रोह के स्वर फूटते रहेंगे। इससे अच्छा है कि उन्हें लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए। ये सोचकर अंग्रेज कमांडर ने संधि का प्रस्ताव भेजा। उसमें लिखा हुआ था, अंग्रेज सरकार आपके सारे गुनाह माफ करती है। अब वह आपकी गुजारे के लिए पेंशन देगी और आपके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी। लेकिन मैंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मैंने संधि का जवाब में कहलाया, मैं हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगी, लेकिन अंग्रेजों की भीख नहीं लूंगी। यह सुनकर अंग्रेज कमांडर तिलमिला उठा। उसने भारी लाव लश्कर के साथ बूंदी के किले पर धावा बोल दिया। सैनिकों ने पूरे दमखम के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया, किंतु अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने कब तक टिक पाते। एक एक कर सैनिक कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में सेनापति को हकीकत समझते देर नहीं लगी। मैं बोला, बेगम साहिबा, अंग्रेज सेना बहुत बड़ी है। हमारी सेना अब ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं सकती। हमारी हार निश्चित है। आप कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर यहां से तुरंत निकल जाएं। नहीं, मैं जोर से चिल्लाई, मैं अपने सैनिकों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ती रहूंगी। मान जाइए बेगम साहिबा, आपको कदर साहब का वास्ता। सेनापति ने हाथ जोड़े। आजादी की इस जंग को जारी रखने के लिए आप दोनों का सलामत रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस समय हवा का रुख हमारे विरुद्ध है और समझदारी सियासतदां वही है जो हवा के रुख के मुताबिक अपने चालों को बदल ले। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। सेनापति ने बात बीच में काट दी। लेकिन कुछ नहीं बेगम साहिबा, आप कादर साहब को लेकर फौरन यहां से चली जाएं और नेपाल नरेश के यहां शरण लें। वो आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद मैं अपने सेनापति का विरोध न कर सकी। अपने बेटे को लेकर नेपाल नरेश के पास चली गई, पर मैं अपने साथियों की गद्दारी के कारण बेहद निराश हो गई थी। और जब मुझे पता चला कि अंग्रेज सेना ने 1857 की क्रांति के पूरी तरह से कुचल दिया है, तो मेरा रहा सा उत्साह भी जाता रहा। इसके बाद न तो नेपाल नरेश ने इस मामले में उनकी कोई मदद की और न ही मैं दोबारा अपनी सेना संगठित कर पाई। इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी का बाकी सफर एक आम आदमी की तरह तय किया, बिल्कुल शांत और मामूली। उस सफर में मेरा बेटा मिर्जा बर्जिस कादर बाबर मेरे साथ रहा। आखिर में 7 अप्रैल 1879 को मेरे जीवन के सफर का अंत हो गया और मैं ईश्वर को प्यारी हो गई। पर अपने पीछे छोड़ गई वे तारीख के तमाम सुनहरे कार्य, मेरी बहादुरी और कार्यकुशलता के किस्से इतिहास की किताबों में ही नहीं, बल्कि अवध के सीने में आज भी जिंदा है। आज भी जब भारत के लोग उस महान हस्ती को याद करते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप और किन ऐसे गुमनाम क्रांतिकारियों के बलिदान की गाथा उन्हीं की जुबान से सुनना चाहते हैं, जिनका इतिहास में उतना जिक्र नहीं किया गया, जिसके वे अधिकारी थे, उनके नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम उनकी कहानी भी आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।